अच्छा, अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ कि वी विल फॉलो हॉक इंटरनेशनल। इट इज़ एन अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर, कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ आईएमए, और हम इसी को फॉलो करेंगे बीइंग पार्टनर ऑफ हॉक इंटरनेशनल। हमें जो इसका मटेरियल है वो इंशाल्लाह बड़ी सब्सटेंशियल डिस्काउंट के ऊपर मिल जाएगा। वैसे इफ आई शो यू, ये जो इनका पैकेज है $959 का, ये हमें बहुत हैवी उस पर मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ फिर शेयर कर लूंगा इसकी प्राइसिंग लेटर ऑन। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अ, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप गाइड, एग्जाम प्रोग्रेस बार, एडाप्टिव पर्सनल स्टडी प्लान, ये इसके बाद टेक्स्ट बुक्स दोनों पार्ट्स की सॉफ्ट कॉपी में, वीडियोस दोनों पार्ट्स की 30 to 30 आवर्स की वीडियोस होंगी इनकी। एमसीक्यूज के लिए 2252 क्वेश्चन बैंक होगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, विद द सेम इंटरफेस एज ऑफ द एग्जाम, एंड यू कैन सेट योर ओन एग्जामिनेशन एज पर योर ओन टाइम अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आधा घंटा है तो आप आधे घंटे के हिसाब से क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लिए, अपने टॉपिक जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए वो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट कर लिया। मल्टीपल टॉपिक्स का भी लग सकता है और सिंगल टॉपिक का भी लग सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, जो आपको टाइप करके रिस्पॉन्ड करना होता है, जैसे 100 MCQs होते हैं पेपर में, 3 घंटे में करने होते हैं। और सेकंड पार्ट जो एग्जाम का ओपन होता है वो दो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 6 रिक्वायरमेंट्स, और हर रिक्वायरमेंट के लिए आपको टाइप करना पड़ता है रिस्पॉन्स, तो जिस तरह नॉर्मल एग्जाम्स में किया जाता है। तो वो एरिया, तो उसके क्वेश्चंस हैं 43 ऐसे क्वेश्चंस हैं फॉर पार्ट 1, एंड 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं फॉर पार्ट 2। फ्लैश कार्ड्स हैं क्विक रिवीजन के लिए, वो है। और मॉक एग्जाम्स हैं, 2 मॉक एग्जाम्स फॉर ईच, ये होगा। ये हार्ड कॉपी इसमें नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें जो है, ये मटेरियल हमें इंशाल्लाह आई शेयर द प्राइसिंग विद यू, तो ये उस प्राइस पे हमें इजी मिल जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे। uh, अब हाउ टू यूज इट। सो जब आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो दिस इज हाउ योर प्रोफाइल विल लुक लाइक। यू हैव टू क्लिक ऑन माई स्टडीज। वंस यू क्लिक ऑन माई स्टडीज, दिस पेज विल पॉप अप, एंड ये जो है पार्ट, ये आपका टेस्ट बैंक का है, यानी वो जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह आपको एक्सेस करने हैं वो यहाँ से हो जाएंगे, और जो बाकी मटेरियल है वो यहाँ से हो जाएगा। अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सारा एलएमएस आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसमें मटेरियल सारा यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे तो सारे मटेरियल आ जाएंगे यहाँ पर। जितना भी डाउनलोडेबल मटेरियल है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें से फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक है, 2 वॉल्यूम्स पे है। सेक्शन A to C यहाँ पर है, D to F यहाँ पर है। सो इफ आई क्लिक ऑन इट, अच्छा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, और वो पासवर्ड आपको बता देंगे जब आप इसको एक्सेस मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लिया अपने समय में, ऐसा डाउनलोड हो गई। ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपका जो वो है स्टडी एरिया है वो पूरा यहाँ पर है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, E एंड F। सो फॉर एग्जाम्पल आपने इस पे क्लिक कर दिया, सो हियर यू गो, ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा कंटेंट है आपके पास। तो ये दीज आर वीडियोस। तो आपने फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक कर दिया, सो टेक्स्ट बुक का एरिया भी दे दिया और वीडियो का एरिया भी दे दिया। तो टेक्स्ट बुक का एरिया ये है, इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बुक का एरिया ओपन हो जाएगा, साथ में इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो हो जाएगी, और इस पे क्लिक करेंगे तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक, या प्ले करेंगे तो इनकी वीडियो ओपन हो जाएगी। तो ये एडिशनल वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी अलोंग विथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो।
तो ये इनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अदरवाइज हमारा पूरा कोर्स इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अ, हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ एक एरिया है जो आपका सेल्फ स्टडी का एरिया है। वो यहाँ से आप वाले वीडियोस देख लीजिएगा, वो सारा थ्योरेटिकल है, इंटरनल कंट्रोल्स वाला एरिया है और सिंपल रीडिंग वाला स्टफ है। ठीक है, बाकी सारा एरिया हमारे क्लास के अंदर ही कवर होगा, जितना भी टेक्निकल एरिया है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल एरिया है, वो सारे यहाँ से कवर होगा। तो सेक्शन ए ऑफ द सिलेबस जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर जो हमारे पास हैं वो यूएस का जो आईएफआरएस जो है उसके ऊपर है, सॉरी आईएफआरएस कह रहा हूँ, यूएस गैप के ऊपर है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स, तो उसका पूरा एरिया है। लेकिन आ, कहीं कुछ जगहों पे जो डिफरेंसेस है दोनों के दरमियान आईएफआरएस और यूएस गैप का, तो वो डिफरेंसेस का भी एक एरिया है कि इन दोनों के दरमियान कहाँ कहाँ क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो भी एग्जामिन हो सकता है डिफरेंसेस का एरिया। बट ज्यादातर जो कैलकुलेशंस आएंगी वो बेस्ड ऑन यूएस गैप आएंगी, हाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन यूएस गैप आएंगी। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एरिया ये है। नाउ 15% जो इसके सामने लिखा हुआ है, इट मींस 15% ऑफ द मार्क्स इन द एग्जाम विल बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। प्लानिंग एंड बजटिंग 20% एरिया है, ये बजटिंग का एरिया है पूरा, फोरकास्टिंग बजटिंग। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 20%, कॉस्ट मैनेजमेंट 15%, कंट्रोल्स 15% एंड टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स भी 15% है। uh, ये वॉल्यूम 1 हो गया। वॉल्यूम 2 में हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट है, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, बहुत फ्रॉम स्क्रैच टू अ बिट ऑफ एडवांस टॉपिक्स, वो है पूरा कॉस्टिंग मेथड्स सेक्शन डी में। और ई वाला एरिया जो मैंने आपको कहा कि ये सेल्फ स्टडी एरिया है, जिसमें गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैं, हायरार्की ऑफ गवर्नेंस है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जनरल रीडिंग स्टफ है, नॉट हाईली कॉन्सेप्चुअल, ये है। उसके बाद लास्ट एरिया जो है वो टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो लास्ट 2 एरियाज हैं, ये सारा थ्योरेटिकल है, इसमें कैलकुलेशंस कोई नहीं है, ये सारा थ्योरेटिकल एरिया। इससे पहले जितना भी है वो मिक्स है, कैलकुलेशन प्लस थ्योरी है, दोनों एरियाज है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कि आपके पास कोई प्रायर बेसिक्स नहीं है। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग ऑन दैट प्रिंसिपल के इससे पहले कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, ताकि किसी भी जगह की किसी भी और टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी हो तो वो टूटे ना। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक कॉस्ट मैनेजमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई गो थ्रू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, हम पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के बाद किसी टॉपिक का, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा कि उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे फिर। सो कॉस्ट मैनेजमेंट में फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। शुरू में थोड़ी सी अगर आपके पीछे
फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो फिर आपको थोड़ा सा ये लगेगा थोड़ा सा कि बच्चों वाली चीजें, बट मैं इसलिए स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ उसको, ताकि कल आगे जाकर अगर मुझे इसकी कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ रही हो तो फिर ऐसा ना हो कि आप में से किसी को प्रॉब्लम हो। तो ये वाला एरिया मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा इंशाल्लाह। सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसपे जो कॉस्ट की वो टाइप्स होती हैं वो हमारे पास 5 है। नंबर वन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन स्लैश मैन्युफैक्चरिंग स्लैश फैक्ट्री कॉस्ट। नंबर टू एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। नंबर थ्री selling and distribution costs. Number four, research and development cost. And number five, finance cost. So it's very important कि आपको ये क्लासिफिकेशन पता हो, क्योंकि इनका काम कॉस्टिंग के अंदर आता है। जब हमें, चूंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट producing information that is required by management for different tasks, which includes planning, controlling, and decision making. So as a management accountant, we are responsible for producing information that helps management in planning, controlling, and decision making. Like when we say planning, we mean budgeting. Say for example, so अगर मुझे अपने पूरे साल का बजट बनाना है, that's a plan of the year. उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे बजट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे प्लानिंग के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, मुझे कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए चाहिए। जब मेरा प्लान बन जाएगा तो जाहिर है पूरे साल मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस प्लान के मुताबिक चलूं। उसमें जो जो मैंने टारगेट सेट किए होंगे वो मुझे पूरे करने हैं। सो कंट्रोलिंग फिर कहते हैं कि मेकिंग श्योर दैट यू वर्क एज पर योर प्लान, दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो उसके लिए भी मुझे पीरियोडिकली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी होती है जो कि मैनेजमेंट को ये बताए कि आर वी ऑन ट्रैक और नॉट। और इस पार्ट में वी हैव टू प्रोड्यूस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, द प्लान एंड द एक्चुअल, जैसे वेरिएंसेस वगैरह हम निकालते हैं। So we have to produce comparative statements showing that this was the plan for the period and this is the actual results that we have achieved. And then we must be able to highlight the differences. And then based on the information gathered कि ये differences क्यों आए, we take actions. जब क्या करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए. So that's the controlling part. Third is decision making. We have to set price. Setting a price is a decision. We may have to take decisions about continuing a product or discontinuing a product. That's a decision. We may be thinking of acquiring a company or disposing of a company or a division or a strategic unit of a business. So there will be different type of investing in a machinery. There might be different type of decisions that management would like to take. And being a management accountant, it's our duty to produce information that will allow the management to take better decisions. तो बेहतर डिसीजंस है वो ले सके। अब ये तीनों कामों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो है कॉस्ट की। अब मुझे बताएं, प्राइसिंग एक डिसीजन है। कैन वी डू प्राइसिंग विदाउट नोइंग द कॉस्ट? नो। If I have to set a price, I have to decide a price, I need to know the cost of that product. So cost निकालने के तरीकों को कहते हैं कॉस्टिंग। I cannot take a decision without knowing the cost. मैं एक मशीनरी के बारे में मुझे फैसला करना है कि मैं मशीनरी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो उस मशीनरी से जो भी खर्चा अराइज होगा मुझे पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के अंदर कंट्रोलिंग है। जब तक मुझे अपने प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम नहीं होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो कॉस्ट स्पेंड की है वो ज्यादा की है या कम की है? कंट्रोलिंग कैसे करूंगा? तो आई नीड टू नो द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वन यूनिट सो दैट आई कैन कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट स्पेंड। उसके लिए भी कॉस्टिंग चाहिए। बजट बनाना है पूरे साल का, कैसे बनाऊंगा?
अगर मुझे पता है कि मैंने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और उसका बजट सेट करना है, तो 10,000 यूनिट्स में क्या कॉस्ट आएगी, इसके लिए एक यूनिट की कॉस्ट मालूम होना जरूरी है, कॉस्टिंग। तो जो एक यूनिट की कॉस्ट निकालने का तरीकेकार है उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। दैट्स आर कॉस्टिंग, इट्स कॉल्ड कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग करने के लिए, एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए, यू मस्ट नो दीज कॉस्ट। इफ यू डू नॉट नो द टाइप ऑफ कॉस्ट, you cannot end up with the right costing, and if you don't end up with the right costing, सारी management accounting information आपकी खराब है। So costing is a primary role of a management account, and for that we need to know different type of costs in the organization। ठीक, अब वो कॉस्ट क्या हो सकती है, अब इससे मैं एक छोटी सी एक्टिविटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, छोटी सी एक्टिविटी से, वो आपने मेरे साथ करनी है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने उस एग्जांपल के हिसाब से मुझे रिस्पॉन्ड करना है। उसके लिए हो सकता है यू हैव टू नोट डाउन द फिगर्स दैट आई टेल यू। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए और मैंने कहा इस 10 लाख से आपने एक बिजनेस करना है। मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने आपको 10 लाख दे दिए। ठीक, 10 लाख रुपए मैंने आपको दे दिए। अब साल गुजरेगा और मैं आपसे फिर हिसाब मांगूंगा इस 10 लाख का। ठीक है, तो अब मैं सिचुएशन बता रहा हूँ इस 10 लाख की, कि 10 लाख के साथ आपने किया क्या। आपने 10 लाख रुपए उठाए और इस पे, इन 10 लाख रुपए से आपने एक शॉप रेंट पे उठाई। उस शॉप के लिए आपने 2 लाख रुपए एडवांस रेंट दिया, पूरे साल का 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट दिया है। तो 2 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया है जो कि वापस मिल जाएगा, जाहिर है जब बिल्डिंग वापस खत्म करेंगे देंगे वापस। और 2 लाख का एक साल का रेंट दिया। उसके बाद आपने 5 लाख, 4 लाख की लेट्स से इन्वेंट्री परचेज की, शेयर्स लेट्स से शेयर्स का कारोबार कर रहे हैं। 4 लाख की आपने कुर्सियां परचेज की, 4 लाख की। 4 लाख की जो कुर्सियां आपने परचेज की, उसमें से आधी कुर्सियां आपने बेच दी। ठीक, आधी कुर्सियां आपने बेच दी, आधी पड़ी हुई है। वो जो आधी कुर्सियां आपने बेची हैं, वो आपने बेची हैं 8 लाख की। तो आपने 8 लाख की बेची, जो आज आधी आपने बेची, 8 लाख की बेची। 50,000 रुपए इस साल आपने मार्केटिंग पे खर्च किए और 50,000 की आपने तनख्वाहें दी। ठीक, अब साल गुजर गया। साल के एंड पर अब आपने मुझे हिसाब देना है कि मैंने तो आपको 10 लाख रुपए दिए थे। अब साल के एंड तक आपने मुझे पहले तो ये बताना है कि मेरे आपके पास अब कितने पैसे पड़े हुए हैं और किस शक्ल में पड़े हुए। मैं तो कैश दिया था 10 लाख, लेकिन जाहिर है अभी एंड में आपके पास शायद 10 लाख की सूरत में कैश हो, शायद ना हो, लेकिन बहरहाल मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं। तो एंड में मेरे आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं और वो किस शक्ल में है, पहले आपने ये बताना है। चले बताएं पहले। एंड में आपने मुझे पूरा हिसाब देना है कि आपके पास एंड में कितने पैसे पड़े हुए हैं और किस शक्ल में पड़े हुए हैं। पहले तो ये बताएं कि आपके पास 10 लाख होंगे या 10 लाख से ज्यादा होंगे। 10 लाख होंगे या 10 लाख से ज्यादा होंगे, कम होंगे। कैश की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल जो मैंने आपको पैसे दिए हैं किसी भी शक्ल में अगर आपके पास पड़े हुए हैं, तो वो 10 लाख से ज्यादा होंगे या कम होंगे। 10 लाख होंगे। चले निकालें, हिसाब निकालें, फिर मुझे दें। वो 10 लाख रुपए अगर हैं तो 10 लाख बता दें किस किस शक्ल में पड़े हुए। सब मतलब जो भी है, मतलब मैं आपके पास आ गया हूँ एक साल के बाद और आपने मुझे अब हिसाब देना है कि जो आपके मैंने आपको पैसे दिए थे वो अब इस वक्त आपके पास कितने पड़े हुए हैं और किस शक्ल में पड़े हुए हैं।
कैश, कैश एज पर वन, ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कैश हमारे पास कितना होगा, 1 million। स्टॉक हमारे पास 200,000 का, एज पर द स्टूडेंट इट्स 200,000। अभी मुझे नहीं पता ये आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे। 200 और एट 1 लाख का है, और कुछ, बस, दैट्स इट। सो एज पर यू, नहीं, अभी किस फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है वो तो ये कह रहे हैं। सो 1300,000 एज पर यू आर आर एसेट्स, ऐसे ही है। अच्छा, ये सब किसका है? बिजनेस, बिजनेस किसका है? मेरा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने की थी? मैंने की थी, तो ओनर का पैसा है। तो क्या मैं इसको कैपिटल कह सकता हूँ? सो कैपिटल कितना? 13 लाख। सो इसका मतलब ये मेरा है, और ये इस फॉर्म में है। सो आप ये कह रहे हो कि मैंने आपको 10 लाख दिए थे और आपने इसको कितना कर दिया? 13 लाख। तो आप कह रहे हो कि आपने मुझे 2 लाख, 3 लाख का क्या करके दिया? प्रॉफिट कमा के दिया। अब ये बताओ प्रॉफिट कैसे हुआ है, उसका हिसाब भी दे दो, क्योंकि ये 3 लाख रुपए जो आप कह रहे हो बड़े हैं, इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कैसे बड़े हैं। ठीक है, बताएं कितनी सेल्स की हैं? 8 लाख की। 800,000 की। और ये जो 800 की सेल्स आपने की हैं, ये कुर्सियां बेच के की हैं। वो जो कुर्सियां आपने बेची हैं वो थी कितने की? तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कितनी है? 200,000। ठीक है। जो 2 लाख की कुर्सियां थी वो आपने बेची कितनी की? 8 लाख में। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा के दिया? 6 लाख का। अच्छा, इसमें से खर्चे भी हुए? 2 लाख का रेंट, रेंट 2 लाख है, रेंट 1 लाख है ना। और मार्केटिंग है कितनी? और एडमिन सैलरीज। सो ये आपका सारा ऑपरेटिंग खर्चे हो गए, इसको इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह देते हैं। सो 6 लाख माइनस प्रॉफिट कितना हुआ है? तो 1 लाख रुपए, इसका मतलब आप लेके भागे। हाँ, तो फिर ये क्या करूँ इसको? नहीं, सेल्स तो 8 लाख हुई है। कैश इसका मतलब कितना है? 11 लाख। आप सही है। सो ये आपने बैलेंस शीट बना के दी है, ये आपने इनकम स्टेट बना के दी, यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ये हिसाब आपको देना होता है हर हर साल कि आपको कितना कैपिटल मिला, किस फॉर्म में था ओपनिंग, फिर उस एंड में वो किस फॉर्म में आया। फिर ये जो डिफरेंस है, ये बेसिकली आपको इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये हुआ है आपके साथ। सो बिल्कुल सही है, यही होगा। अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि कैश वाकई 11 लाख हमारे पास है या नहीं। देखिए स्टॉक तो 2 लाख है, क्योंकि कुर्सियां जो थी वो हमारी, कितनी की कुर्सियां थी? 4 लाख की थी, आधी बेची है तो आधी रह गई, 2 लाख। अच्छा, और एडवांस रेंट भी हमारे लोगों के ऊपर है, वो भी हमारा एसेट है, वो भी कहीं नहीं गया, पड़ा हुआ है। तो 1 लाख वो है, तो 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। और बाकी अगर 14 लाख थे तो 11 लाख किस फॉर्म में? कैश की। और वो भी प्रूफ करा देता हूँ कैश किस में कैसे। मैंने आपको कितने दिए थे? 10 लाख। 10 लाख में से सीधा सीधा 4 लाख की आप क्या खरीदी? कुर्सियां। हटा दो, कितने रह गए? 6 लाख। 6 लाख में से 2 लाख आपने रेंट और डिपॉजिट दे दिया, वो भी हटा दो, कितना रह गया? 4 लाख। 4 लाख में से 1 लाख रुपए आपने खर्चे किए, कितने रह गए? 3 लाख। तो 3 लाख तो ये थे। फिर वापस जो 4 लाख कुर्सियों पे लगाए, तो उसमें से आधी कुर्सियां आपने 8 लाख में बेची, तो 8 लाख कैश वहां से वापस आ गया। तो 8 लाख का कैश वो आ गया, 3 लाख पहले से पड़ा हुआ था, कितना हो गया? 11 लाख। तो ये जस्टिफाई हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो।
कि कैश कैसे आया गया, तो हिसाब हो गया। अच्छा, अब इस हिसाब के अंदर अगर आप एक चीज गौर से देखें तो आपने मुझे जो स्टॉक बताया वो कितने का बताया, 2 लाख का, है ना? और ये 2 लाख उसकी कौन सी कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है, या इसमें आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट का भी हिस्सा ऐड किया है? सिर्फ परचेज कॉस्ट। आपने 1 लाख जो आपने खर्च किए थे ये वाले, और जो 1 लाख आपने रेंट दिया था ये, तो टोटल आपके ऑपरेटिंग खर्चे से कितने थे, 2 लाख। आपने 4 लाख खर्च किए थे कुर्सियों को खरीदने के लिए, और 4 लाख 2 लाख आपने खर्च किए हैं खर्च अदर खर्चों पे। तो वैसे तो आपने 4 और 2 6 लाख खर्च किए, और कुर्सियां आधी बेची आधी नहीं बेची, तो बजायर तो आपको 6 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए था, और आपको कहना चाहिए 3 लाख एक्सपेंस और 3 लाख कुर्सियों की शक्ल में पड़े हुए हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने जब कुर्सियां मुझे बताई कि साल के एंड पर कि वो कितने की हैं जो पड़ी हुई हैं, 2 लाख। एक तो आपने मुझे उन 2 लाख कुर्सियों की वैल्यू 8 लाख नहीं बताई, क्योंकि आपने उसको कितने में बेचना है, 8 लाख में ना, क्योंकि अगर आधी 8 लाख में बेची तो बाकी आधी भी कितने में बिकेंगी। लेकिन आपने वो पड़ी हुई कुर्सियां मुझे 8 लाख की नहीं बताई, 2 लाख की बताई, जिसपे आपने इसको खरीदा था। ना तो इसकी सेल्स वैल्यू बताई, ना इसकी वैल्यू में आपने अदर खर्चे ऐड किए, सिर्फ और सिर्फ परचेज कॉस्ट उठाई। ऐसा ही है। लेकिन अभी तो आपने कॉस्टिंग पड़ी भी नहीं, जिसका मतलब कॉमन सेंस की बात है कि कुर्सियों की, पड़ी हुई कुर्सियों की वैल्यू जो हमने इन्वेस्टर्स को बतानी है, वो उसकी सेलिंग प्राइस नहीं बतानी है। हम 10 लाख का हिसाब दे रहे हैं, समझिए। तो 10 लाख में से वो 8 लाख में नहीं खरीदी गई थी, वो 2 लाख में खरीदी थी। तो 10 लाख में से इधर 2 लाख गए थे, तो 2 लाख बताए आपने कि भाई वो आपने 10 लाख दिए, तो उसमें से 2 लाख इधर गए, वो अभी पड़े हुए। 1 लाख डिपॉजिट में गए, वो भी पड़े हुए। और बाकी 4 लाख 2 लाख की कुर्सी हमने बेच दी थी, वो खर्चा हो गया, बढ़ गया। उसकी जगह 8 लाख आया कैश, कैश में ऐड कर दिया। तो कुर्सियों की जो कि इन्वेंट्री है, इसकी वैल्यू में आपने क्या ऐड किया, उसकी उसकी कौन सी कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पार्ट, द सेलिंग कॉस्ट पार्ट, द रेंट का हिस्सा, कुछ भी नहीं। जो उसको परचेस करने के लिए आपने कॉस्ट लगाई थी उन कुर्सियों की, वही आपने इन्वेंट्री के तौर पे दिखाई है। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि मैं अभी तो ट्रेडर वाली एग्जांपल मैंने दी आपको, तो मैंने कुर्सियां बनाई नहीं थी, खरीदी थी, तो खरीदने की कॉस्ट। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर बन जाऊंगा तो खरीदने की जगह कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, बनाने की, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो द परचेज कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स। इसका मतलब सर, जब यही कुर्सियों की वैल्यू मुझे एंड में एक मैन्युफैक्चरर के केस में बतानी होंगी, तो फिर परचेज कॉस्ट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर परचेज कॉस्ट भी आएगी, लेकिन परचेज कॉस्ट नहीं होगी, सिर्फ और भी कॉस्ट होगी, क्योंकि उस केस में मैं कुर्सी नहीं परचेज करता, उसका मटेरियल परचेज करता हूं। तो परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आएगा, और अदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द मटेरियल इनटू फिनिश गुड, वो सब आएगा, जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब जब क्लोजिंग स्टॉक आपको मैन्युफैक्चरर का निकालना पड़ेगा फिनिश गुड का, तो उसमें सारी कौन सी कॉस्ट आएंगी, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक में आपको एक मैन्युफैक्चरर के केस में कौन सी कॉस्ट दिखानी होगी, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। So whenever you are valuing inventory of a manufacturer, you should only include the production costs of those units, and never ever you should be including the non-production costs. इसलिए ये क्लासिफिकेशन पता हो, क्योंकि जब तक मुझे अपनी कॉस्ट में से प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पता होगी, तब तक मैं इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करनी है। तो मुझे पता होनी चाहिए ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है मेरी, कौन सी है, सो दैट उसमें से एक हिस्सा मैं इन्वेंट्री में चार्ज करूं।
तो मैंने टोटल खर्चा किया था 4 लाख। अब मैं परचेज कॉस्ट को रिप्लेस कर रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट से। समझो 4 लाख जो मेरी परचेज कॉस्ट थी, अब मैं कह रहा हूँ वो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो 4 लाख मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट पे खर्चा किया था, उसमें से 2 लाख को मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी एक्सपेंस बोल दिया, लेकिन बाकी 2 लाख को मैंने एक्सपेंस के तौर पे दिखाने की बजाय उसको एसेट के तौर पर दिखाया है। ये स्टॉक एसेट, एसेट है मेरा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो बेसिकली होती है ना, वो पूरी एक्सपेंस में नहीं जाती, उसके 2 हिस्से होते हैं। खर्चा पूरा 4 लाख, बट एक्सपेंस पूरा 4 लाख जब तक नहीं है जब तक वो सारे यूनिट्स बिक ना जाए। तो अगर मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट 4 लाख आई है तो इसमें से एक हिस्सा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, एक्सपेंस, और एक हिस्सा आएगा इन्वेंट्री में, डिपेंडिंग अपॉन कितना बेचा है, कितना पड़ा हुआ है। और जिस कॉस्ट को आप इन्वेंट्राइड करते हो यानी इन्वेंट्री में लेकर आते हो, इसको कहते हैं इन्वेंट्रॉइड, इन्वेंट्री में लेके आ रहे हो, जिस जिस कॉस्ट को इन्वेंट्री में लाते हो आप उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हो कि ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, दिस इज आवर प्रोडक्ट कॉस्ट, and we will only charge it as an expense when we sell that product, until we sell it we will keep it as asset, क्योंकि हर वो चीज एसेट है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट आगे आपको मिलेगा। तो जब 2 लाख की कुर्सियां मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये एक्सपेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इससे सेल्स जनरेट नहीं की, इसका बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स हमने अभी तक हासिल नहीं किया, इसलिए इसको अब इसी चेयर की शक्ल में ही एसेट के तौर पे दिखाएं। बाकी 2 लाख की कुर्सियां चूंकि अब हमने बेच दी हैं और उससे जो बेनिफिट मिलना था वो कैश की शक्ल में, सेल्स की शक्ल में मिल गया, इसलिए हम उसको कुर्सियों की शक्ल से हटाकर कैश के अंदर ऐड कर रहे हैं। और अगर पैसे अभी तक नहीं मिले होते, बेच दिया होता, तो कैश की जगह रिसीवेबल आ जाता, कैश की जगह रिसीवेबल आ जाता, वो ऐसा होता कि मिल जाएंगे अभी नहीं मिले तो वो 11 लाख जो कैश आप दिखा रहे हो, अगर उसमें से अभी तक 1 लाख आपको नहीं मिला, मिलना है नहीं मिला, वो 1 लाख कैश से हट जाएगा और रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। ठीक है। सो इन्वेंट्री में हमेशा कौन सी कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कभी भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करते। ये लर्निंग लेसन है जो आपको याद रहना चाहिए। सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ फिनिश गुड, we have to make sure that we do not include any non-production cost in it. So हम प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे सिर्फ कौन सी कॉस्ट को रखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। इसलिए हमें पता होना चाहिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या क्या है। Now let's talk about production costs in detail. In production cost we have material, we have labor, we have expenses. Material is anything that gets consumed during the production process. एक ऐसी चीज जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाए। अब कंज्यूम 2 तरीके से होती है, एक प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाती है या हिस्सा नहीं बनती। एग्जाम्पल कुर्सी है, तो कुर्सी के ऊपर जो लकड़ी या वुड, स्टील, कपड़ा, वट एवर मटीरियल यूज यूजिंग, उसका हिस्सा बन जाती है। लेकिन इस कुर्सी को बनाने के लिए अगर कोई मशीनरी इस्तेमाल हुई है और उस मशीनरी के अंदर ऑयलिंग या ल्यूब्रिकेशन की जाती है, तो वो जो ऑयल उस मशीनरी के अंदर इस्तेमाल होता है उसकी ल्यूब्रिकेशन के लिए, उसकी स्मूथ रनिंग के लिए, इस गाड़ी में ऑयल डलता है, वो लुब्रिकेशन ऑयल भी एक मटेरियल है, बट इट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वो कुर्सी पे नहीं लग रहा, मशीन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है, वो भी मटेरियल है। सो लुब्रिकेशन ऑयल ऑफ द मशीनरी भी मटेरियल है, और लकड़ी या स्टील, आयरन जो इस्तेमाल होता है कुर्सी पे वो भी मटेरियल है। लेकिन दोनों कंज्यूमेबल जरूर हैं, बट दोनों प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, दोनों मटेरियल कहलाएंगे। ये मटेरियल हो गया। तो मटेरियल तो ये हो गया।
इसी तरह उस प्रोसेस के अंदर कोई डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा लेबर, या कोई सुपरवाइज कर रहा होगा, या कोई होगा तो प्रोडक्शन के अंदर बट डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा, लेकिन होंगे लोग। और लोग जो होंगे वो उनको जो हम तनख्वाहें दे रहे होंगे, अलाउंसेस दे रहे होंगे, सब कुछ जो दे रहे होंगे वो लेबर कॉस्ट है। और मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चा हो रहा होगा फैक्ट्री के अंदर, उसको एक्सपेंसेस कहेंगे। जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, यूटिलिटीज हैं, सब एक्सपेंसेस हैं। तो 3 कैटेगरीज हो जाएंगी, मटेरियल, द कंज्यूमेबल्स, द वर्कफोर्स whether directly involved or indirectly involved in the production. Third, other than material and labor, the expenses. चूंकि मैं इसलिए ये सीख रहा हूं क्योंकि मुझे कॉस्टिंग करनी है। मुझे अगर मेरे पास एक कप साल के एंड पर पड़ा हुआ है, मैं कप बनाकर बेचता हूं, मेरी इन्वेंट्री कप है, पहले चेयर्स की एग्जांपल दी, अब एग्जांपल ले लें कप। तो अगर मेरे पास एक कप साल के एंड पर ऐसा पड़ा हुआ जो मैं बेच नहीं पाया हूं, तो उस एक कप पे लगने वाली कॉस्ट बेसिकली मेरा एसेट है। तो उसको मुझे एक्सपेंस के तौर पे दिखाने की बजाय एसेट के तौर पे दिखाना है, राइट? तो मुझे देखना पड़ेगा यार इसकी कॉस्ट कितनी है इस एक कप की। इसके लिए मैं ये सारा कहानियां पढ़ रहा हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो मुझे इस कप की कौन सी कॉस्ट निकालनी है? मटेरियल, लेबर एंड इसके ओवर एक्सपेंस। ठीक। अब कुछ खर्चे तो ऐसे होंगे जो एक कप पर निकाले जा सकते हैं कि कितने लगे होंगे, कुछ तो निकाले जा सकते हैं कि एक कप पे कितने लोग, लेकिन हर खर्चा एक कप पे निकालना पॉसिबल नहीं है। सर एग्जांपल इस कप पे जो रॉ मटेरियल लगा है क्ले की शक्ल में, मिट्टी की शक्ल में, या कुर्सी पे जो लकड़ी लगी है या स्टील यूज हुआ है, वो तो आप मालूम कर सकते हो कि एक कुर्सी पर कितना इस्तेमाल हुआ है और एक कुर्सी पे उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। बट उसी कुर्सी के ऊपर जो आपने कलर किया है, वो हर कुर्सी के ऊपर कितना लगा है ये एग्जैक्टली मालूम शायद ना किया जा सके। एक एक पेंट जो आपने किया है एक कुर्सी पे बहुत मुश्किल हो। या चलें लकड़ी की कुर्सी है तो आपने ग्लू लगाया होगा या कीलें लगाई होंगी, तो एक कुर्सी पे कितनी पैसे, कितने वैल्यू की कीलें लगी हैं, मुश्किल काम है निकाल। तो जो खर्चा एक यूनिट पर आसानी से ट्रेस हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और जो नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, और इनडायरेक्ट भी होता है। और डायरेक्ट वही मटेरियल है जिसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालनी आसानी से जा सकती हो, ट्रेसेबल टू 1 यूनिट हो। और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होगा जिसको एक यूनिट पर निकालना मुश्किल हो, और मुश्किल इसलिए हो कि वो इतना सस्ता होता है कि अगर आप उसको एक यूनिट पे निकालने जाते भी हो तो इट टेक्स मोर टाइम एंड गिव्स यू लेस वैल्यू। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शर्ट बनाते हो, तो शर्ट पे कपड़ा चूंकि बड़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, और एक शर्ट पे कितना कपड़ा इस्तेमाल होता है निकाला भी जा सकता है, लिहाजा वो डायरेक्ट मटेरियल है। और डायरेक्ट मटेरियल है तो उसको हमेशा डायरेक्टली निकालते हैं हर यूनिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 2 शर्ट्स हैं, 2 किस्म की शर्ट्स, एक में बड़ी जबरदस्त फाइन क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कपड़ा, और दूसरे पे थोड़ी हल्की क्वालिटी का मटेरियल कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर आपने ये किया कि दोनों का कपड़ा टोटल निकाला, कॉस्ट निकाली और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो बराबर बराबर कॉस्ट चार्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब होगा आपने कपड़े की कॉस्ट को इनडायरेक्ट ट्रीट किया, सब दोनों पे चार्ज कर दिया। अब एक बड़ी फाइन क्वालिटी का कपड़ा एक शर्ट पे लग रहा है और दूसरी पे थोड़ी हल्की क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन एंड में कॉस्ट दोनों की आप सेम निकाल रहे हो। तो जब कॉस्ट सेम होगी तो आगे प्राइस भी सेम हो जाएगी। अब दोनों शर्ट्स कब किसी कस्टमर के सामने रखोगे तो जरा गौर से सुनिएगा, अच्छी वाली शर्ट किसी और का हाथ में जाएगी, बुरी वाली किसी और की, लेकिन कॉस्ट अच्छी वाली की किस पे जा रही होगी? बुरी वाली पे। इसका मतलब भुगतेगा कोई, बेनिफिट लेगा कोई और। सो अच्छी शर्ट का बेनिफिट कोई और कस्टमर ले रहा है और उसको चार्ज हम किसी और को कर रहे हैं। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन होगा क्योंकि कपड़ा महंगा होता है, वही शर्ट की प्राइस तय करता है।
लिहाजा अगर आपने ये वाली कॉस्ट इस तरीके से चार्ज की तो गलत कॉस्टिंग, गलत प्राइसिंग, गलत कस्टमर चला जाएगा। तो कपड़ा जिस पे जो लग रहा है उसी को चार्ज करना चाहिए। डायरेक्टली चार्ज करने का मतलब ये कि आप करो शर्ट ए पे, शर्ट ए वाला कपड़े की कॉस्ट चार्ज होगी शर्ट बी पे शर्ट बी वाली। सो इसका मतलब आप कपड़े की कॉस्ट को क्या ट्रीट कर रहे हो? एज अ डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट कर रहे हो, एंड शुड बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज एक तो मालूम किया जा सकता है कि किस पे कितना लग रहा है, और दूसरा वैल्यू बड़ी सिग्निफिकेंट है, आप अंदाजे से नहीं दोनों पे चार्ज कर सकते। लेकिन अगर बटन्स की बात करो, सस्ते बटन्स हैं, हाँ क्वालिटी के बटन्स हैं, दोनों पे लग रहे हैं, तो उसमें अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन के ऊपर जाओगे कि हाँ इस पे इतने बटन लगे थे, दो इसके ऊपर, एक शर्ट की एक आस्तीन के ऊपर दो बटन्स लगे हैं, एक साइड पे दो, दूसरी साइड पे चार हो गए, और दूसरी वाली शर्ट पे एक एक बटन लगा है, अब लिहाजा इसको चार के हिसाब से कॉस्ट चार्ज करें, दूसरे को दो के हिसाब से कॉस्ट चार्ज करें। तो भाई अगर आप ये करने चले भी जाओगे तो बटन की कॉस्ट बजाते खुद इतनी कम है, लेकिन ये इस तरीके से काम करने जाओगे तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा हर शर्ट पे। जब कॉस्ट इतनी कम है तो उसको डायरेक्ट बजाय इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करो, और जितने भी बटन्स की कॉस्ट उस पीरियड में आ रही है सब शर्ट्स पे डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कितना फर्क आ जाएगा। सो मटेरियल डायरेक्ट तब होता है जब वो ट्रेसेबल हो एक यूनिट के साथ और उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो, तो वो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग ट्रीटमेंट ये है कि आप उसको सब चेयर्स पे अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय, या हर यूनिट पे अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय सब पे डिवाइड करते हो। समझ में आई बात? सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मुझे बताइएगा जरा, मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये जो बैग मेरे सामने पड़ा हुआ है इसमें कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, जिप इस्तेमाल हो रही है, कपड़ा क्या होगा? जिप। जिप भी डायरेक्ट होगी यार, जिप की कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट होगी यार, ठीक है, जिप की कॉस्ट भी। इसमें धागा इस्तेमाल हुआ है, वो इनडायरेक्ट होगा, उसको नाप के इस्तेमाल करना और देखना टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो धागा इस बैग का क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, बट कपड़ा एंड जिप डायरेक्ट होगी, सही। सो डायरेक्ट मटेरियल होगी। इसी तरह लेबर डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेबर डायरेक्ट तब होती है जब वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, तो वो वर्कफोर्स जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जैसे असेंबली के वर्कर्स, मोल्डिंग के वर्कर्स, फिनिशिंग के वर्कर्स, वो वर्कर्स जो डायरेक्टली खुद काम कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो डायरेक्ट वर्कर्स हैं, और उनको जो हम पे देते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट। बट वो वर्कर्स जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होते, जाहिर है जब वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो उनका कितना टाइम एक यूनिट पे लग रहा है किस प्रोडक्ट के, वो मालूम नहीं किया जा सकता, लिहाजा उनकी सैलरी को इनडायरेक्ट में चार्ज करते हैं। जैसे सुपरवाइजर्स, वॉचमैन, मैनेजर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, ये सारा वो स्टाफ है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता, बट बहरहाल प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए वर्क लेबर तो है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा तो है, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि एक यूनिट के ऊपर इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। इसी तरह जो खर्चे एक यूनिट पर निकाले जा सकते हो और वैल्यूएबल हो, सिग्निफिकेंट हो, तो डायरेक्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट है। वैसे एक्सपेंसेस जनरली इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट वो तब होते हैं जब एक यूनिट पे ट्रेस भी हो सकते हैं और वैल्यू सिग्निफिकेंट हो पर यूनिट। इसकी बेस्ट एग्जांपल रॉयल्टी है। रॉयल्टी एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि आप हर यूनिट पे पे करते हो नॉर्मली, और चूंकि वो मटेरियल लेबर तो है नहीं, एक्सपेंस है, और हर यूनिट पे दे रहे हो, लिहाजा पर यूनिट ट्रेस भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट भी है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसी तरह स्पेशल टूल्स हैं, आपने किसी जॉब के लिए या ऑर्डर के लिए कुछ टूल्स ऐसे खरीदे हैं जो किसी और जॉब या ऑर्डर पे इस्तेमाल फिर नहीं हो सकते। अब चूंकि टूल मटेरियल तो नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि वो कंज्यूम तो नहीं होते उस तरह, तो टूल्स को हम एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं, और चूंकि स्पेशल किस्म के टूल्स हैं और किसी और पे यूज नहीं हो सकते तो उसको भी हम डायरेक्ट बोल देंगे, और उसी ऑर्डर को चार्ज करेंगे जिस ऑर्डर के लिए हमने वो टूल्स खरीदे। तमाम लोगों के ऑर्डर्स पे वो चार्ज नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि जब खरीदे एक ऑर्डर के लिए हैं तो फिर चार्ज भी उसी ऑर्डर को करेंगे, तो एक्सपेंस डायरेक्ट, वरना यूजली एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। अब याद रखिएगा, तमाम डायरेक्ट कॉस्ट का सम प्राइम कॉस्ट कहलाता है, और तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स. So when you add all the direct costs, they are called prime costs, and when you add all the indirect costs, they are called production overheads. And if अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है. So आपको आपके बाद ये टर्मिनोलॉजी सुनने को जब मिलेंगी तो याद रखिएगा, जब मैं बोलूं प्राइम कॉस्ट तो समझ लो सारी डायरेक्ट कॉस्ट का सम, और जब मैं बोलूं प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो समझ लो सारे इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का सम. और इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन इन्हीं कॉस्ट में से, कोई नई कॉस्ट नहीं है, इन्हीं में से एक क्लासिफिकेशन कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट में से उन कॉस्ट को कहते हैं जो आप खर्च करते हो डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए. ये जो बैग है इसमें जिप और कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, तो मैं अगर बैग को देखूं तो ये जिप दिख रही है और बैग दिख रहा है और कपड़ा दिख रहा है ना. लेकिन अभी इस वक्त इसको हम जिप और बैग नहीं कह रहे, सॉरी जिप और कपड़ा नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, नहीं इसको क्या कह रहे हैं हम, बैग. तो अगर ये पड़ा हुआ हो तो कोई आपसे पूछे क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे जिप और कपड़ा पड़ा हुआ है, आप बोलोगे बैग पड़ा हुआ है. लेकिन ये बैग बनने से पहले क्या था, कपड़ा एंड जिप. तो आपने कपड़े और जिप को कन्वर्ट किया है इनटू बैग. अब कपड़ा और जिप हटा दो, इसके अलावा जो खर्चा किया है वो सारा क्या है, कन्वर्ट करने का खर्चा है, कन्वर्जन कॉस्ट है. यानी डायरेक्ट मटेरियल हटा दो, बाकी सब क्या बचता है, कन्वर्जन कॉस्ट. और डायरेक्ट मटेरियल को अगर आप यहां से देखो हटा दो तो क्या बचा, ये बाकी 5 चीजें. तो ये बाकी 5 की 5 चीजें क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट. लेकिन मैं 5 क्यों लिखूं, मेरे पास 3 चीजों का तो कलेक्टिव नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और ये 2 हैं. तो मैं क्या बोलूं कि कन्वर्जन कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स. अब बहुत आसान सी बात है कि अगर कोई आपसे कहे कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई उसी को तो कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं. और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बहुत कम मिलता है, लिहाजा कॉमनली कभी भी आपसे कोई पूछे कन्वर्जन कॉस्ट बताओ तो आप 2 चीजें बोलते हो, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. तो इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपेंस उसका हिस्सा नहीं है, पर चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत कम होता है, एक्सपेंसेस यूजुअली इनडायरेक्ट होते हैं, तो एक फ्लो में लोग कन्वर्जन कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलते हैं. लेकिन फुल फ्लेज ये तीनों चीजें हैं. Any other than direct material, everything, every production cost is conversion cost. यहां तक बात समझ में आती है. So ये है cost classification, ये है cost classification based on functions, functional classification of cost. तो ये टर्मिनोलॉजीज आगे आपको सुनने को मिले, हटा दें तो कन्वर्जन कॉस्ट है. That's it. अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आज. वी विल हैव क्लास टिल 7:30 7:45 इंशाल्लाह. फिर नेक्स्ट वीक से वी विल हैव रेगुलर क्लासेस. कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट बिहेवियर. कॉस्ट की कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन उसके बिहेवियर की बेस पे. अब बिहेवियर का मतलब है कॉस्ट का चेंज, हाउ कॉस्ट रिस्पॉन्ड्स, हाउ कॉस्ट चेंजेस, किसके रिस्पॉन्स में. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं आप खड़े हो जाएं सारे, राइट, तो मैंने कुछ कहा, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें, तो हो सकता है कोई आप में से खड़ा हो जाए और कोई कुछ सवाल करे कि सर क्यों. तो आप लोग का बिहेवियर अलग हो गया, एक खड़ा हो गया, एक सवाल पूछ रहे. तो जब मुझे आपका बिहेवियर पहले से पता होगा तो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली. तो इसी तरीके से कॉस्ट का भी बिहेवियर होता है, लेकिन किस चीज के रिस्पॉन्स में. जैसे आपका बिहेवियर मेरे ऑर्डर के रिस्पॉन्स में मैं बात कर रहा था, इसलिए कॉस्ट का बिहेवियर होता है एक्टिविटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से.
हम ये कह रहे हैं कि जब हम एक्टिविटी लेवल चेंज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। और कॉस्ट का बिहेव तो ये नहीं होगा बात करना शुरू कर देगी। कॉस्ट का बिहेवियर है उसका इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज ना होना है। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या चेंज नहीं होगी, ये है उसका बिहेवियर। किसके रिस्पॉन्स में? एक्टिविटी लेवल के चेंज। अब एक्टिविटी लेवल होता किसे कहते हैं? जैसे आज हमारी क्लास है, तो जितने घंटे की क्लास है, वो घंटे जितने हम पढ़ेंगे वो बेसिकली एक्टिविटी लेवल डिफाइन कर रहा है हमारा। आप यहां से घर जाओगे तो आप कहोगे मैंने इतने किलोमीटर ट्रेवल किया, तो किलोमीटर्स विल बी बेसिकली मेजरिंग योर एक्टिविटी लेवल। फिर आप घर जाके खाना खाएंगे, ठीक, तो आप कहोगे कि यार हमने इतनी वो क्या कहते हैं, कैलोरीज, ठीक है, का इंटेक लिया, कैलोरीज में मेजर करोगे एक्टिविटी लेवल। फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप बोलोगे इतनी कैलोरीज बर्न की या इतने घंटे एक्सरसाइज की, एक्टिविटी लेवल। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी लेवल कुड बी द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ये सब क्या है? एक्टिविटी लेवल्स का मेजर है। बट हम चूंकि प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट्स प्रोडक्शन से है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो हम ये कह रहे हैं कि जब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो एक्टिविटी लेवल्स का मतलब चेंज कर रहे हैं। तो इस चेंज से कॉस्ट पे, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी हमने पढ़ी है ऊपर, उनमें क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से उसका नाम रखना, उसको कैटेगराइज करना। जैसे एग्जांपल, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है। मैंने इस दफा 2023 में लेट्स से 10,000 यूनिट्स बनाए। कितने? मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट था 1 लाख। फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट था 1 लाख, और मैंने इस दफा कितने यूनिट्स बनाए? 10,000। नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग टू प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स। कितने? तो ये बताएं मेरी रेंट कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख होगी, 1 लाख से ज्यादा होगी या उससे कम होगी? फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट 1 लाख था 2023 में, मैंने 10,000 यूनिट बनाया था। अब अगले साल में 2024 में 12,000 यूनिट बनाने को प्लान कर रहा हूं, तो रेंट क्या होगा? नहीं, टोटल एक कितना होगा? टोटल रेंट मेरा कितना होगा? 10,000 की बजाय 12,000 यूनिट अगर बनाता हूं, तो रेंट कितना होगा? नहीं, रेंट वैसे क्या होगा? 1 लाख ही होगा ना, फिक्स होगा, नहीं चेंज होगा। क्योंकि रेंट कोई भी किसी कंपनी को, फैक्ट्री को, किसी मालिक को यूनिट्स की बेस पे नहीं देता। तो ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड है, क्योंकि इसका बिहेवियर फिक्स्ड है। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, राइट? तो फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? एक ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स के कम या ज्यादा होने से चेंज ना होती हो, उसको हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो एक टाइप की कॉस्ट हमारी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। और ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल बट डिक्रीजेस पर यूनिट व्हेन एक्टिविटी लेवल क्या हो? बढ़े या कम हो? कॉस्ट पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है, वो एक्टिविटी लेवल जब बढ़ेगा, डिक्रीजेस व्हेन पर यूनिट व्हेन एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर आप 1 लाख का रेंट देकर सिर्फ 10,000 यूनिट बनाते हो, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट 10 होगी। बट उसी 1 लाख में अगर आप 10 की बजाय 12,000 यूनिट बनाओगे, तो पर यूनिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि उतने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पर वो डिवाइड हो रही होगी। समझ में आ रही है बात? अब इसका फायदा क्या होता है? जब मुझे पता होगा यार एक कंपनी में ये कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, तो जब मैं अगले साल का बजट बनाऊंगा, उसको उसको उतना ही रखूंगा। यूनिट्स की वजह से चेंज नहीं करूंगा। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है चेंज कर दूं, हो सकता है मेरे बिल्डिंग के मालिक के साथ एग्रीमेंट हो कि 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो 10% तो मैं ऐड कर दूंगा, बट मैं यूनिट्स की वजह से उसको नहीं बढ़ाऊंगा कि भाई यूनिट्स 30% बढ़ रहे हैं, तो रेंट कॉस्ट भी 30% बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी भाई, जब आप इसको यूनिट्स की बेस पे पे ही नहीं कर रहे हो, एक्टिविटी लेवल की बेस पे पे ही नहीं कर रहे हो, तो एक्टिविटी लेवल की बेस पे इसको बढ़ाना भी नहीं है। तो बजट करना आसान हो जाएगा, प्लान करना आसान हो जाएगा, व्हेन यू विल बी नोइंग दैट व्हिच ऑफ द कॉस्ट्स आर फिक्स्ड। समझ आती है बात?
उसके बाद कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्टली बढ़ेंगी, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मटेरियल कॉस्ट है, एक कुर्सी पर जितना मटेरियल लगेगा तो कुर्सियों पे ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, 3 पे और ज्यादा लगेगा, 4 पे, और हर एक्स्ट्रा कुर्सी पे उतना ही मटेरियल लगेगा क्योंकि डिजाइन वैसे ही है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, इसमें मटेरियल कॉस्ट एक एलिमेंट है, वो हर यूनिट पर लग रही होती है, और जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? इट इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन with activity level, but usually remains constant on per unit basis. हर एक्स्ट्रा कुर्सी जो बनाओगे उसकी कॉस्ट वही रहेगी ना, या नहीं? भाई सेम कुर्सी अगर बना रहे हो तो एक बनाओगे, अगर 1000 रुपए की मटेरियल पड़ रहा है उसका, तो दूसरी कुर्सी का मटेरियल भी कितने का पड़ेगा? 1000, तीसरे का भी 1000। सो एवरी एडिशनल कुर्सी और चेयर और यूनिट दैट यू प्रोड्यूस विल कॉस्ट यू द सेम, बट ऑब्वियसली द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज इन लाइन विद योर एक्टिविटी लेवल। तो अगर 500 कुर्सियां बनाई थी 2023 में और 1000 कुर्सियां बनाने का प्लान है 2024 में, तो कितनी डबल कर रहे हो? जो प्रोडक्शन डबल हो रही होगी तो मटेरियल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। तो हर वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ उतना ही फीसद बढ़े जितना फीसद एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है नॉर्मली? वेरिएबल, बिकॉज ये डायरेक्ट कॉस्ट है, हर यूनिट के साथ लग रही होती है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हर यूनिट के साथ नहीं बढ़ती लेकिन बढ़ती जरूर है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है, कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट टिल वन एक्टिविटी लेवल एंड shoots up after that activity level and remains constant till another activity level. जैसे सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर एक लेवल तक की प्रोडक्शन को या एम्प्लॉइज को सुपरवाइज कर सकता है, और उस लेवल तक वही एक सुपरवाइजर काफी होगा, लिहाजा उसी की उतनी सैलरी होगी। लेकिन जैसे ही उस एक्टिविटी लेवल के बाद आप जाओगे मजीद एक्टिविटी लेवल पे, तो हो सकता है आपको दूसरा सुपरवाइजर रखना पड़े, तो आपकी सुपरवाइजर की कॉस्ट डबल हो जाएगी सिर्फ एक यूनिट के इजाफे पे या एक ही वर्कर के इजाफे पे, लेकिन फिर कांस्टेंट रहेगी एक और एक्टिविटी लेवल तक। गोडाउन का रेंट है, आप उस गोडाउन की कैपेसिटी अगर 1000 यूनिट्स है तो 1 से लेकर 1000 यूनिट्स तक तो नया गोडाउन नहीं चाहिए, रेंट वही रहेगा। लेकिन जैसे ही 1001 यूनिट्स हो जाएंगे तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आपको एक और गोडाउन चाहिए होगा, उसमें तो जगह है नहीं रखने को। लेकिन फिर अगले 1000 यूनिट्स तक सेम रहेगी, फिर एकदम से शूट करेगी, तो इसको कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। अगर ग्राफ पे आप इसको प्लॉट करोगे तो इट विल लुक लाइक स्टेप्स। सो स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो एक एक्टिविटी लेवल तक सेम रहे और उसके बाद एकदम से बढ़े, फिर सेम रहे, फिर एकदम से बढ़े। तो अगर ये मुझे पता होगा स्टेप फिक्स कॉस्ट है, तो मैं अगले साल की प्लानिंग कर सकूंगा। मुझे पता होगा यार इस इतने एक्टिविटी लेवल के बाद तो ये वाली कॉस्ट भी एकदम से बढ़ जाएगी, तो ऐड कर दूंगा। और एक और है लास्ट, एंड दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जो ना कंप्लीटली फिक्स्ड हो ना कंप्लीटली वेरिएबल हो, उसमें एक एलिमेंट फिक्स्ड हो और बाकी वेरिएबल हो। जैसे टेलीफोन का बिल हो सकता है, एक लाइन रेंट हो फिक्स, चाहे ज्यादा करो कंज्यूम, कम कंज्यूम करो, लेकिन एक पार्ट ऐसा हो सकता है जिसका ताल्लुक कंजम्पशन पे हो, सेल्समैन सैलरी है। सो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसका एक पोर्शन फिक्स रहे, चाहे यूनिट्स बढ़े या कम हो, वही रहता है, और एक पोर्शन उसका वेरिएबल हो,
इसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर प्रोजेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सुनिएगा मुझे। जब मैंने आपको कहा 10,000 यूनिट्स में बनाऊंगा और रेंट है फिक्स है, तो 12,000 बनाऊंगा तो कितनी होगी? आपने कहा 1 लाख होगी, नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता 1 लाख मेरी पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है और ये 10,000 यूनिट्स की है, अब बताओ 12,000 बनाऊंगा तो कितनी होगी? तो आप मुझे 1 लाख नहीं बोलोगे, 1,20,000 बोलोगे। और क्यों? क्योंकि पूरी वेरिएबल है। तो चूंकि मैं नंबर ऑफ यूनिट्स 20% बढ़ा रहा हूं, 10,000 से 12,000, 2,000 बढ़ा रहा हूं ना, तो 2,000 20% बनता है 10,000 का। तो अगर मैं 20% एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहा हूं तो आप बोलेगा अच्छा सर कॉस्ट वेरिएबल है, पूरी वेरिएबल है, तो 1 लाख को 20% बढ़ा दोगे तो आप बोलोगे 1,20,000। और मैं कहूंगा अच्छा मैं प्रोडक्शन 10,000 से 20,000 कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, तो 1 लाख डबल हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगी। तो फिक्स है तो सेम रहेगी, वेरिएबल है डबल हो जाएगी, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 लाख मेरी कॉस्ट है 10,000 यूनिट्स की, ना पूरी फिक्स है ना पूरी वेरिएबल है, 1 लाख में से एक पोर्शन क्या है? फिक्स्ड है, और एक पोर्शन क्या है? वेरिएबल है। अब मैं 10,000 से 20,000 करने जा रहा हूं यूनिट्स, तो बताओ मेरी कॉस्ट क्या होगी? तो पहले आप क्या पूछोगे मुझसे? यानी आप बोलोगे सर पहले ये बता दे 1 लाख में से कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। जब तक फिक्स और वेरिएबल अलग नहीं करेंगे, प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है फिक्स्ड और वेरिएबल का जानना। अगर मैं आपको बोलूं अच्छा चलो ठीक है मैं बता देता हूं, 25,000 1 लाख में से फिक्स्ड है, 75,000 वेरिएबल है, और ये मेरी आ रही है 10,000 यूनिट्स पे। बताओ अगर मैं 20,000 यूनिट्स बनाने जाऊंगा, 20,000, 10,000 से 20,000, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 लाख टोटल कॉस्ट है, 25,000 उसमें से फिक्स है, 75,000 उसमें से वेरिएबल है। मैं 10,000 यूनिट्स बनाने की बजाय अब 20,000 का प्लान बना रहा हूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 170। वेरिएबल कितनी है? डबल हो जाएगी तो 1.5 लाख। और फिक्स कितनी थी? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 25,000। तो 20 नहीं 25। तो आपको अच्छा सर 1 लाख को दो हिस्से में करते हैं, 25 अलग करते हैं और 75 अलग करते हैं। जो 25,000 है वो तो एज इट इज रहेगी, 75,000 डबल हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं। तो 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 25। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जब भी हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डीलिंग करेंगे तो पहले फिक्स्ड और वेरिएबल क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, और फिर हम प्रोजेक्शन करने के काबिल हो जाएंगे। So this is why we should be knowing different type of costs so that we can plan accordingly. ठीक? So आज के लिए we'll keep it till here and इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको मजीद आगे लेके जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपके साथ एडवांस में कुछ वीडियोस भी शेयर कर लूँगा। सो आप वो देख कर आएंगे वीडियोस, तो ये होगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ानी है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। बट मेक श्योर कि देख कर आइएगा। अगर आप CMA को इंशाल्लाह पास करना चाहते हो, ये मैं आपको श्योरेंस दे रहा हूँ इंशाल्लाह कि यू फॉलो मी, आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, यू विल पास द एग्जाम। मेरा पास रिजल्ट जो है ना वो प्रीवियसली इट हैड बीन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जाम। ग्लोबल 46% होता है, फिर 45% होता है, 80% स्टूडेंट्स यूज्ड टू पास। और 20% जो है ना वो जाहिर है वो स्टूडेंट नॉर्मली होते थे जो क्लासेस में रेगुलर नहीं होते थे, ऑन एंड ऑफ होते थे, या जो काम रहता था वो करके नहीं आते थे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, इफ यू वांट टू पास, यू आर सीरियस अबाउट पासिंग द एग्जाम एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फेब्रुअरी, हम फेब्रुअरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक? तो फेब्रुअरी के लिए we will be ending up our course in the month of January, 31st January. So you will have the whole month of February for revision. और इसके कोर्स की रिवीजन के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए होता है। ठीक है? तो जनवरी के एंड तक इंशाल्लाह हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा और फेब्रुअरी के अंदर आपकी तैयारी आपने करनी है और फिर पेपर देना। सो you have to make sure that you follow whatever I say. Then you will pass the exam, that's a guarantee. ठीक है? आप पास करो। So that's it for today. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।